औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल, आई एम ए वेटनरियन डॉक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो लेके आपके सामने आते हैं, ठीक है, जब भी आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता है तो उसमें आप देखते हैं कि हमेशा हम कोई ना कोई अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं। कोई ना कोई बहुत ही अहम डिज़ीज़ है जो जानवरों में पाई जाती है और जिसका फार्मर को जानना बहुत ज़रूरी होता है, वो डिज़ीज़ लेके हम आपके सामने आते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी हम जो डिज़ीज़ लेके आएंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत आपकी मददगार होगी, फार्मर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आज की जो डिज़ीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कहते हैं मैलिग्नेंट कैटारल फीवर। जो मैलिग्नेंट कैटारल फीवर है ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जानवरों को बुखार हो जाता है और उसके नाक से उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके नाक से बहुत ज़्यादा पानी खारिज होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी के बहुत सारे दूसरे नाम है जिसमें MCF मैलिग्नेंट कैटारल फीवर, बोवाइन मैलिग्नेंट कैटार, गैंग्रीनस कोराइजा, इसके अलावा एपिथेलियोसिस, ब्लू आई डिजीज़ और इसके अलावा इसको IBRB कहते हैं। अब जो गैंग्रीनस कोराइजा से मुराद ये है कि उसकी बॉडी के अंदर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा खारिज होता है। गैंग्रीनस कहते हैं कि कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट जहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाए उसको हम गैंग्रीनस कहते हैं। कोराइजा कहते हैं इन्फेक्शन जिसमें सांस की नाली से, नेज़ल सिक्रीशन से कोई ना कोई पानी खारिज होना शुरू हो जाता है। ब्लू आइज़ इसमें जानवरों की जो आँख है उसके ऊपर ब्लू सी कलर की कवरिंग सी बन जाती है जिसकी वजह से उसको सही तरीके से नज़र आना बंद हो जाता है। इस वजह से उसको ब्लू आई डिजीज़ भी कहते हैं। इस बीमारी को हम बहुत ही फैटल कंसीडर करते हैं। फैटल कहते हैं बहुत ही जानलेवा बीमारी, और ये कैटल के अंदर, गाय भैंस के अंदर बहुत ही जानलेवा बीमारी मानी जाती है। इसके अलावा इसमें होता क्या है, कटार इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ल एंड ओरल मिकोजा। कटार कहते हैं, मैंने पहले बता दिया कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशन का खारिज होना। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन, यानी कि इस बीमारी के अंदर जो माउथ है, इसके अलावा जो नेज़ल है, नाक है, उसके अंदर वाली जो जिल्द है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी बहुत ही ज़्यादा सोजिश हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री एपिथेलियम। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से मुराद ये है जिसमें लेरिक्स आती है, ट्रेकिया आता है, इसके अलावा नेज़ल कैविटी आती है, इसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खुराक हजम करने वाला सिस्टम है, निज़ाम में इंतज़ाम है, उसकी भी मेम्ब्रेन के अंदर से क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है कैटल बफलो के अंदर, ठीक है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होती है। अब आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। इस बीमारी की आगे किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है, किस तरीके से एक जानवर से दूसरे जानवर में ये फैलती है। तो मोस्टली ये फैलती है जंगली जानवरों के ज़रिए, और जंगली जानवर है जिसमें ये फैलाते हैं वो जो काफ होती है, जो कि वाइल्ड है, जो कि जंगली आप कह लें भैंसा है, बच्चा है, उसके अंदर 3 मंथ की जो एज है उसमें ये बीमारी फैल सकती है। और अगर किसी जानवर के अंदर ये वायरस चला जाता है जिसको हम हर्बीज़ वायरस कहते हैं, जो कि इसका काजटिव एजेंट है इस बीमारी की वजह है, जब चला जाता है तो ब्लड के अंदर जाके अपनी तादाद को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। जब मल्टीप्लाई करता है तो उसको हम एक नाम देते हैं वायरीमिया, और ये वायरीमिया अप टू 3 मंथ तक ये चलता रहता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि नाक से जो है वो पानी खारिज होना शुरू हो जाता है, उसमें वायरस होता है। इसके अलावा जब गाय जो है बच्चे को जन्म देती है, पार्चुरेशन होती है, तो उस वक्त जो जेर होती है जिसको प्लेसेंटा भी कहते हैं, उसके अंदर भी जो वायरस है वो खारिज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यूट्रस, बच्चादानी से जो पानी से खारिज होता है, उसके अंदर भी ये वायरस बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है। और अगर ये सारी चीज़ें किसी दूसरे जानवर को लग जाएँ, किसी दूसरे जानवर की फीड में चले जाएँ, तो उसके ज़रिए भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मिकदार में कीड़ों मकोड़ों के ज़रिए, टिक्स के ज़रिए और जो मक्खियाँ हैं उनके ज़रिए भी ये बीमारी आगे ट्रांसफ़र हो सकती है।
इसके अलावा अब आते हैं इसकी पैथोजेंस की तरफ। पैथोजेंस से आपको पता है कि बीमारी किस तरीके से बॉडी के अंदर मुख्तलिफ आर्गन्स को जो अफेक्ट करती है, उनको ख़राब करती है या किस तरह उन पर असरअंदाज होती है। तो इस बॉडी में हम कह लें इसमें जो वायरस होता है वो हर्बीज वायरस है। अब जो वायरस है जैसे बॉडी में दाखिल होता है ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड में जब जाएगा तो लिम्फ नोड के अंदर चला जाएगा और लिम्फ नोड के अंदर ये ल्यूकोसाइट WBC वाइट ब्लड सेल के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और उनकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काज करना शुरू कर देगा। जब उनकी डिस्ट्रक्शन होगी तो ज़ाहिरी बात है जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क़ुव्वत मुदाफ़त। अब उसके बाद आते हैं नेक्रोटिक एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस विद एरोजन ऑफ द एपिथेलियम। इसमें क्या होगा, नेज़ल और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो एपिथेलियम अंदर से गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो लिम्फ नोड है बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएंगे और आँखों की जो स्किन है उसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होना शुरू हो जाएगी। आँखें जो हैं वो काफ़ी मोटी मोटी से हो जाएंगी और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजिश हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जानवर है वो सही तरीके से देख नहीं पाएगा। इसके अलावा मैंने पहले बता दिया ब्लू आई डिजीज़ भी कहते हैं। तो आंखों का जो लेंस होता है उसके ऊपर ब्लू सी कवरिंग करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड टाइप हो जाता है, उसको नजर आना बंद हो जाता है। अब आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की तरफ। साइन एंड सिम्टम से मुराद ये है कि कौन कौन सी अलामत नज़र आती हैं जब जानवर को ये बीमारी हो जाती है। तो इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 8 वीक तक होता है। इसमें डलनेस हो जाती है, जानवर जो है सुस्त हो जाता है, डिप्रेस जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, अकेला रहना शुरू कर देता है। एनोरेक्सिया यानी कि उसको भूख लगना बंद हो जाती है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जो टेम्परेचर है वो 105 से 108 फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इसके अलावा आँख से और नाक से बहुत ज़्यादा मकदार में पानी खारिज होना शुरू हो जाता है और जो आँख है उसके जो आईलिड होते हैं उसका एडीमा हो जाता है। एडीमा से मुराद ये है कि आँख का जो ऊपर पपोटा आप कह लें, जो आँख के ऊपर आईलिड होता है जिसमें हमारी ये पलकें होती हैं, इसकी क्या हो जाती है, इसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है और जब इसमें पानी भर जाएगा तो आँखें जो हैं वो खुल नहीं पाएंगी, ओपन नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से वो बंद हो जाएंगी। इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एडीमा भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा हेलाटोसिस भी होती है और हेलाटोसिस से मुराद होता है कि सांस से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ड्राई नेज़ल सिक्रेशन और मसल और नाक से जो पानी बहता है वो मसल के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ड्राई हो जाता है और वहाँ जो ड्राई सा आप कह लें कि छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में हमें वो नज़र आता है, ड्राई सा कॉर्नियल पेस्टी यानी कि जो आँख का लेंस है उसमें से नज़र आना बंद हो जाता है। अब आती है स्किन ऑफ द हूफ एंड हॉर्न स्लाफ्ड ऑफ। और अगर हम गौर करें उसके जो कह लें कि नाखून हैं, जो हूफ हैं उसके ऊपर से स्किन उतरना शुरू हो जाती है। इसके साथ उसके जो नाखून होंगे उसमें से भी स्किन निकलना शुरू हो जाएगी। उसके जो सींग होते हैं, जो हार्न होते हैं, उसमें से भी स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाती है, वो खुरदरे से होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं लियन। जब जानवर की डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम के बाद कैसे पता चलेगा कि इसको जो बीमारी थी वो मैलिग्नेंट कैटारल फीवर ही थी। इसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम लियन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो बकल म्यूकोजा है, जो माउथ की अंदर वाली मेम्ब्रेन है, उसमें वेयन वो गलना सड़ना शुरू कर देगी। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा एक्सेलरेशन ऑफ द एबोमेज़म, जो उसका स्टमक होगा, स्टमक जो उसका मैदा आप कह लें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में अल्सर फार्मेशन होना शुरू हो जाएगी जानवर के। लीवर लार्जमेंट, जो लीवर है, जो जिगर है, वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसके अलावा ब्लड टिंज्ड फ्लूइड इन द ब्लैडर, और अगर उसका हम मसाना चेक करेंगे जानवर का तो उसमें ब्लड यानी कि यूरिन के अंदर पेशाब सा यूरिन के अंदर आपके लिए खून सा आना शुरू हो जाता है। ब्लड टिंज से मुराद है कि ब्लड उसमें शामिल होता है। अब आते हैं डायग्नोसिस की तरफ। जो डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस किस तरह से की जाती है, तो पहले नंबर पे हम कह सकते हैं जो डायग्नोसिस है मोस्टली हम हिस्ट्री की बेस पे करते होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री हम लेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम की बेस पे हम उसकी डायग्नोसिस करेंगे। फिर आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका कोई इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये एक वायरस डिजीज़ है, लेकिन फिर भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि इस बीमारी के अंदर क्या होता है, लिम्फ नोड के अंदर जो ल्यूकोसाइट है वो तबाह हो जाते हैं। अब ल्यूकोसाइट क्या करते हैं, वही तो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त का हिस्सा होते हैं। इस तरह जानवरों के अंदर भी क़ुव्वत मुदाफ़त का हिस्सा होंगे तो जो उनको बीमारियों से बचाते हैं।
अब जब लिम्फ नोड ल्यूकोसाइट दबा हो जाएंगे तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। और इस बीमारी के अंदर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा ये बेहतर होती है। इसके अलावा सल्फा डिमिडिन यूज़ करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हम जानवर को एस्पिरिन भी देंगे और इसके साथ साथ विटामिन ए के इंजेक्शन भी इसको लगाएंगे। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, जो स्टीराइड होते हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल वगैरह, वो भी हम जानवर को देंगे। और इसके अलावा एनसाइड नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी इसको हम देना शुरू कर देंगे। अब आते हैं इसके कंट्रोल की तरफ। तो कंट्रोल में इसकी सबसे बड़ा जो कंट्रोल का पॉइंट है वो ये है कि जब आपके पास गाय के अंदर ये बीमारी आ जाती है तो आपको शीप को उस शेड से दूर रखना चाहिए, क्योंकि शीप जो है वो बहुत ही बड़ा स्प्रेडर है, कैरियर टाइप ये होता है। और उसके साथ साथ उसकी जो खुराक होगी उसको भी आपको गाय भैंस की खुराक के साथ मिक्स नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आगे वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, जब गाय भैंस के अंदर बीमारी आती है तो उसके करीब हमें शीप वगैरह को, गोट वगैरह को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये आगे बीमारी बहुत जल्दी ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है इसमें जो हमने डिजीज़ डिस्कस की थी वो समझ आ गई होगी। इस बीमारी में हम कह सकते हैं कि जानवर जो है वो बहुत ही वीक होना शुरू हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और नाक से, मुंह से बहुत ज़्यादा मकदार में पानी आना शुरू हो जाता है, जो कि इसका बहुत ही अहम अलामात में माना जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे फार्मर का भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अहम, बहुत ही बेहतरीन कह लें, अच्छे तरीके से डिज़ीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अहम डिज़ीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।